अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में MTH 101 का क्विज़ नंबर 4 आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। आई थिंक ये लास्ट ही क्विज़ होगा आपका फाइनल टर्म से पहले का, और इसमें तकरीबन 3 क्विज़ हैं इस वीडियो के अंदर। पूरे 30 MCQs नहीं होंगे क्योंकि कुछ स्क्रीनशॉट नहीं आ सके, वो रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन, तो मैंने नहीं लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्राफ्स ऑफ द स्मूथ फंक्शंस आर। स्मूथ फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्मूथ कर्व्स कहते हैं। ये आपके हैंडआउट्स में भी मौजूद है। अगर आप यहाँ पे स्मूथ कर्व्स लिख के सर्च करेंगे ना, ये स्मूथ फंक्शंस भी लिखते हैं तो आपके पास आ जाता है। ठीक है, जो स्मूथ फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ्स को हम स्मूथ कर्व्स कहते हैं। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आर्क लेंथ ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 7 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 इज। आर्क लेंथ आपने फाइंड करनी है। अच्छा, ये 3 क्विज मेरे पास थे और इन तीनों में कम से कम 2 क्वेश्चन लाजमी आर्क लेंथ के थे। एक तो फार्मूला उन्होंने तीनों के अंदर पूछा हुआ था कि आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, और एक सॉल्व करने वाला इस तरह से क्वेश्चन था। तो आर्क लेंथ का जो लेक्चर नंबर 36 है मेरे ख्याल से, उसको अच्छे से कर लेना आपने। ठीक है, छोटा सा उसके अंदर फिर फॉर्मूला ही है मेन इसका, और एग्जांपल कोई एक आधी हुई तो कर लीजिएगा, और कोई ख़ास चीज़ नहीं है लेक्चर 36 के अंदर। अच्छा, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। फॉर्मूला दोनों तरह से पूछा जा रहा है। आप ये नोटेशन भी याद रखें कि इंटीग्रल होता है a से b तक लिमिट्स के साथ, और अंडर रूट के अंदर होता है हमारे पास 1 प्लस f डैश x का होल स्क्वायर dx। और f डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है ना, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को तो हम dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं। तो ये दोनों नोटेशंस आपने याद रखनी है, और कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे f डैश x है और यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, ऊपर उसका स्क्वायर होता है। अब हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसमें जो लिमिट्स हैं वो 0 से 1 तक हैं, तो मैंने वो लिमिट्स लगा दी, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 एज इट इज़, और f ऑफ x जो है ना वो हमें दिया हुआ है 7, यानी जो y है वो हमें 7 दिया हुआ है। तो कांस्टेंट नंबर है ना ये हमारे पास। अगर फंक्शन कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 0 आ गया, उसका स्क्वायर ले लें, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। और अब आप इंटीग्रल लें 1 का तो वो x आ जाता है, और x के ऊपर आपने लिमिट्स लगा देनी है, अपर 1 और लोअर 0। अब लिमिट्स पुट करने का तरीका क्या क्या होता है? आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी होती है, दैट इज़ 1, फिर माइनस लगा के आपने लोअर लिमिट पुट करनी है, दैट इज़ 0। तो 1 माइनस 0 करके हमारा आंसर 1 आ जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रेशर इज़ डिफाइंड एज। ये प्रेशर की डेफिनेशन है, प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी पूछा जा रहा है कोई इसके अंदर, तो वो भी आप लोग अपने माइंड में रखें। प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यानी फोर्स को एरिया पे डिवाइड करें, या अगर हम इसको थ्योरेटिकली बोलें तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। नेक्स्ट है जी, द गिवन सीक्वेंस विल कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। कैसे पता चलेगा? आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर तो आपका आंसर अनडिफाइन आता है तो वो डाइवर्ज करेगी, अगर अनडिफाइन नहीं आ रहा तो वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर जो है ना वो 1 आ रहा था। कैसे सॉल्व करना है देखें, लिमिट हमने लिखी n/n+1। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट तो देखें, अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं ना तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ये तो हमारे पास अनडिफाइंड आंसर ही देगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा जो है ना अल्जेब्रिकली मैनिपुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या करें, ऊपर नीचे सबको n के साथ डिवाइड कर दें। n को ऊपर हमने n के साथ डिवाइड किया, नीचे इस n को भी n के साथ डिवाइड कर दिया, और ये जो 1 है उसको भी हमने n के साथ डिवाइड कर दिया। ये n और n कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएगा, तो 1/1 प्लस ये तो कटिंग नहीं होती ना, तो ये 1/n एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें। ठीक है, ये n से हमने डिवाइड क्यों किया? ताकि जो इन्फिनिटी है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाए, और अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में हो तो वो 0 बन जाती है ना, फिर वो अनडिफाइंड नहीं रहता। तो इसलिए हमने ये जो न्यूमिनेटर में और ये वाला n था ना, इनको डिनोमिनेटर में लेके जाने के लिए हमने डिवाइड किया। अब आप यहाँ पे देखें, 1/n की जगह 1/infinity करते हैं, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ 0। 1 + 0 1, और 1/1 हमारे पास 1 ही आंसर आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा जी कन्वर्ज, क्योंकि हमारा आंसर अनडिफाइंड नहीं है, 1 आ रहा है जो कि एक वेल डिफाइंड नंबर है, तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आपको दे दिए हैं और आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। बहुत आसान सा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट होता है। तो दोनों पॉइंट्स हमने सामने लिख लिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है ये वाला, और ये y2 है। ठीक है, तो ये x2 में से आपने ये x1 माइनस करना है, यानी -4 में से माइनस कर देना हमने -2, और फिर y2 में से ये y1 माइनस करना है। तो -1 में से हमने माइनस कर दिया -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, और ये भी माइनस माइनस +3।
-4 + 2 करें तो -2 का स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे 3 - 1 करें तो 2 का स्क्वायर आ जाता है। 4 + 4 हम स्क्वायर जब ओपन करेंगे और इनको ऐड करके हमारे पास √8 आंसर आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला बन रहा है √8। ठीक है, नेक्स्ट है 1 न्यूटन मीटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ जाउल। आप ये वक्टन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर बड़ा ये, या वैसे भी अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जाउल के। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, मीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क डन होता है ना, तो वर्क डन का यूनिट होता है जाउल। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का यूनिट मैंने अभी आपको बताया न्यूटन होता है। मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का, और जाउल जो है वो किसका यूनिट है, वर्क डन का यूनिट होता है। न्यूटन मीटर को अगर मिला देना तो वो जाउल बन जाता है। तो फोर्स का यहाँ पे आप न्यूटन चूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ एल हॉपिटल रूल आर। एल हॉपिटल रूल की जितनी भी फॉर्म्स हैं ना वो आपने देख लेनी है। 0/0 फॉर्म भी होती है, इन्फिनिटी फॉर्म भी होती है, 0.∞ भी होती है, 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, इस तरह करके काफ़ी सारी हैं, वो सारी आपने देख लेनी है। और ये मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर आपका होगा 40, उसके स्टार्ट में होंगी। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे हमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं ना इन फॉर्म्स पे। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट है बाय द यूज़ ऑफ एल हॉपिटल रूल, आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, एल हॉपिटल रूल होता क्या है? एल हॉपिटल रूल ये होता है कि आप देखें, पहले मैं आपके सामने यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर f(x)/g(x) की फॉर्म में एक फंक्शन है जिस पर लिमिट अप्लाई हो रही है और वो आपको आंसर दे देता है कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है 0/0 होगी या इन्फिनिटी होगी या और तरह की जो हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x/e⁻x, इसमें अगर आप इन्फिनिटी ऊपर पुट करते हैं नीचे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, दैट इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो उसको हमने एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करना है। अब एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, अगर आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो तो आप लिमिट सेम रखें, f का अलग से डेरिवेटिव ले लें, g का अलग से डेरिवेटिव ले लें, फिर उसके अंदर लिमिट पुट करें। ठीक है, यानी f'(x) g'(x). तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस x का अलग से डेरिवेटिव मैंने लिया तो 1 आ गया। e⁻x का डेरिवेटिव लें तो वो e⁻x ही होता है, e की कोई भी पावर हो उसका डेरिवेटिव वही होता है। फिर पावर का अलग से लेते हैं तो x का अलग से डेरिवेटिव वो 1 आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप इसके अंदर ये लिमिट पुट कर दें। ठीक है, एल हॉपिटल रूल के मुताबिक क्या करना होता है, फंक्शन में ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स का अलग अलग आपने डेरिवेटिव लेना होता है, फिर उसके अंदर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे x की जगह हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया, e⁻∞ होगा एंड समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ 0। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट है फॉर अ सीक्वेंस if the ratio of successive terms an + 1 over an less than equal to 1, the sequence is known as। हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं अगर ये जो रेशियो है ना इसका आंसर 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है पेज 271, लोगों को दिखा देती हूँ, 271। ये ना यहाँ पे टेस्ट हैं कुछ, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। ये चारों भी इंपॉर्टेंट हैं कि जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग कब होती है, डिक्रीजिंग कब होती है, नॉन डिक्रीजिंग कब होती है, नॉन इंक्रीजिंग कब होती है। इसी तरह से यहाँ पे ये आ जाता है डिफरेंस की फॉर्म में, ये रेशो की फॉर्म में, और इस तरह से डेरिवेटिव टेस्ट भी हैं। तो ये तीनों जो है ना ये फाइनल टर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों में से MCQs आते हैं और अभी जो आपका क्विज़ है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमसे उन्होंने रेशो वाला पूछा है, तो इसमें से देखें लेस देन इक्वल ये वाला है ना, ये वाला जो आपको यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये नॉन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सी ऑप्शन, नॉन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है आर्क लेंथ ऑफ द कर्व y = x⁻3/2 और 1 3 इज। आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इंटीग्रल आता है 1 से 3 लिमिट्स आ जाएंगी, अंडर रूट आता है 1 प्लस डेरिवेटिव आता है, किसका डेरिवेटिव आता है, इस y का। तो y हमारे पास है x⁻3/2, तो x⁻3/2 का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ तक तो दोनों में सेम है, इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है। तो देखें हमने आर्क लेंथ के फॉर्मूले पढ़ा था कि आप डेरिवेटिव का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्क्वायर वाला। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ होल पॉलीगोनल पाथ विल बी। अच्छा, ये आर्क लेंथ वाला जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर 6 है मेरे ख्याल से, पॉलीगोनल पाथ। आप इसको करें सेलेक्ट, एंटर करें, ये देखें जी, द लेंथ ऑफ होल पॉलीगोनल पाथ इज दिस। क्योंकि जब एक इंटरवल
या एक उसके हिस्से की जब हम फाइंड करते हैं ना, तो वो ये आता है 1+f' का स्क्वायर और डेल्टा x के, और उन सबको जब हमने ऐड कर देना है छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटी छोटी लेंथ्स को, तो वो पूरी हमारे कर्व की लेंथ आ जाती है, तो वो समेशन के साथ आती है। ठीक है, लिमिट जब हम पुट कर देते हैं साथ में, तो फिर तो वो हमारा वो बन जाता है ना इंटीग्रल। लिमिट और समेशन दोनों मिलके क्या बना देते हैं, इंटीग्रल बना देते हैं। तो हमसे उन्होंने सिर्फ पोलीगोनल पाथ की लेंथ पूछी है, तो वो हमने समेशन वाली बता दी है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये समेशन वाला चूज़ कर लेना। ये भी समेशन वाला है, लेकिन इसमें डेल्टा एक्स बायर है, इसमें नहीं है, तो ये भी फ़र्क है दोनों में। डेल्टा एक्स के साथ जो होता है ना, वो फार्मूला होता है पोलीगोनल पाथ का। अच्छा, प्रेशर इज़ डिफाइंड एज, रिपीट हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेंथ ऑफ द कर्व, दोबारा से आर्क लेंथ वाला क्वेश्चन आ गया। फंक्शन 3x दिया हुआ है, लिमिट्स जो है वो 0 से 1 तक है। तो देखें जी, हमने लिमिट्स लगा दी 0 से 1, √1 प्लस जो 3x है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है। तो 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा ना, क्योंकि x का तो 1 होता है, तो वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। अब √10 कांस्टेंट है, तो वो हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर 1 रह जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन आ जाती है x, और x में आपने फिर अपर और लोअर लिमिट पुट कर देनी है। अपर लिमिट हमारी 1 है और लोअर लिमिट 0 है, तो 1 - 0 1 होगा। 1 को जब आप √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर √10 ही आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ़ अ स्मूथ फंक्शन ऑन ए बी देन आर्क लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम ए टू बी इज। अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला पूछ लिया उन्होंने, दोनों सेम है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने आर्क लेंथ के फॉर्मूले में पढ़ा है कि डेरिवेटिव का स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, तो देखिए आर्क लेंथ वाले बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। अच्छा जी, इवेलुएट करना है आपने डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन 2 to x t dt। इसको आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक मतलब वैसे याद रखेंगे, एमसीक्यूज़ में आप ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा सकते ना सॉल्व करने में। मैं आपको वैसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि कैसे आंसर आता है, लेकिन आप वैसे भी याद रखें कि टी का जब आप इंटीग्रल लेंगे, ठीक है, तो वो एक्स का फंक्शन आएगा, और एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी एक्स का ही फंक्शन आएगा। यानी ये सेम चीज़ आप पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन करें किसी चीज़ की और फिर उसका डेरिवेटिव ले लें, तो वही सेम चीज़ वापस आ जाती है। तो लेकिन वो टी है ना, तो हमारा एक्स की फॉर्म में आएगा। अगर यहाँ टी स्क्वायर होता ना, तो उसका इंटीग्रल और डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाता। टी क्यूब होता तो उसका इंटीग्रल और डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास एक्स क्यूब आ जाता। यानी जो भी यहाँ टी का फंक्शन है, अगर लिमिट वेरिएबल है तो वही सेम वापस आ जाती है, अगर आप इंटीग्रल के बाद डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें टी है ना, तो हमारा एक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको बहरहाल आपको दिखा देती हूँ, मैंने सॉल्व भी किया। देखें, टी की इंटीग्रेशन करनी है तो वो t² / 2 हो जाएगी, क्योंकि पावर में 1 ऐड होता है और उसी पावर के साथ आप डिवाइड कर देते हैं। फिर लिमिट्स मैंने लगा दी 2 से x, अपर लिमिट पुट करें x²/2, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें 2²/2। ठीक है, बाहर जो डेरिवेटिव है वैसे ही चलता जा रहा है। अब x²/2 एज इट इज़, 2²/2 ये 4/2 होगा तो वो 2 आ जाएगा। अब आपने दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है, x² का डेरिवेटिव लें 2x/2, और ये 2 कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। अब ये 2 और 2 दोनों कट हो जाएंगे, तो x हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वी चेक दैट लिमिट f(x)/g(x) इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म देन वी यूज्ड एल हॉपिटल रूल। हाँ जी, हम एल हॉपिटल रूल तभी यूज़ करते हैं अगर हम देखें कि ये जो फॉर्म है वो इनडिटर्मिनेट आ रही है, तो फिर हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, रिपीट हो गया है। इफ़ अ फंक्शन, ये भी रिपीट हो गया। आर्क लेंथ का फॉर्मूला पूछा उन्होंने आपसे, यहाँ पे dy/dx है, dy/dx का स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है जी, e⁻x² -1 ओवर cos x -1। इसका आपने जो है वो लिमिट पुट करके ना आंसर निकाल लें। तो अब देखिए, डायरेक्ट अगर आप लिमिट पुट करते हैं ना 0, तो ऊपर यहाँ पे e⁻0 होगा तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 0। नीचे cos 0 1 होता है, 1 - 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म जो होती है वो होती है इनडिटर्मिनेट, और उसको हम एल हॉपिटल रूल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आता है, e⁻x² वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और 1 का तो 0 हो जाएगा ना, और इसकी पावर का अलग से लें तो वो 2x आता है। ठीक है, इसको नीचे भी देखें तो आप cos x -1 है, तो cos x का डेरिवेटिव -sin x आएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो आप उसमें भी लिमिट्स अगर पुट करते हैं ना, तो आंसर आपका अनडिफाइन ही रहेगा, क्योंकि उसमें भी हमारे पास जो है ना 0/0 फॉर्म ही बन रही है। ठीक है, तो ये आंसर अनडिफाइन ही रहेगा। अगर आप इसे डायरेक्ट पुट करें तब भी 0/0 फॉर्म है, और अगर आप इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद आंसर निकालते हैं तो भी आपका आंसर अनडिफाइन ही आ रहा है। ठीक है, ये सॉरी मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने किया था लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको ज़रा आप लोग खुद देख लीजिएगा। ऊपर अलग से डेरिवेटिव लें, नीचे अलग से लें, तो आपका जो है ना आंसर फिर भी अनडिफाइन ही रहता है। नेक्स्ट है, 1 न्यूटन मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ जाउल। 1 न्यूटन मीटर को हम एक जाउल कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ट्रू है, कि हम पीछे भी देख कर आए हैं।
मोनोटोन सीक्वेंस इज़ ईदर नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। ये आपके हैंडआउट्स में दिया हुआ है कि जो मोनोटोन सीक्वेंस होती है ना वो होती है नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। वैसे तो चारों होती हैं, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, वैसे तो चारों होती हैं, लेकिन जो नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग है उसको हम मोनोटोन, सिर्फ मोनोटोन कहते हैं, और जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है ना उसको हम स्ट्रिक्टली मोनोटोन कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली कभी पूछा जा सकता है आपसे। नॉन डिक्रीजिंग एंड नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड मोनोटोन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोन। ठीक है, अच्छा जी, ये भी रिपीट हो गया कि आप जब इसको चेक करते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो आप पहला ऑर्बिटल यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, इन पे भी आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, सिंपल सा जो हमने पहले देखा है। ये देखिए जी, 3 - 2 4 0, डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, x2 - x1, 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का, तो वो +2 हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर ले लेना है। 4 - 3 1, 2 + 0 2 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 + 4 आ जाएगा। 4 + 1 5 होता है और स्क्वायर रूट जो है 5 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, अ प्लेन कर्व इज़ अ कर्व दैट लाइज इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। प्लेन कर्व हम उसे कहते हैं जो कि 2 डायमेंशनल प्लेन में XY प्लेन में लाई करती है। अच्छा जी, ये है हमारे पास इंटीग्रल f(x), उसकी वैल्यू 4 दे दी, इंटीग्रल g(x), उसकी वैल्यू हमें 8 दे दी, और इंटीग्रल इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमने इसको कैसे करना है। देखें, -1 से 2 लिमिट्स दी हुई थी ना, और f(x) का इंटीग्रल उसकी वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई थी, g(x) की भी दी हुई थी, तो लिमिट्स मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2f(x) + 3g(x), तो इंटीग्रल आप दोनों का अलग अलग कर लेंगे, f वाले के साथ अलग, g वाले के साथ अलग। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, अंदर f(x) का इंटीग्रल आ जाएगा, यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, g(x) का इंटीग्रल। अब इस f(x) के इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 2 × 4 + 3, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 3 × 8, 2 4 8 + 3 8 24, ऐड करें तो हमारे पास 32 आंसर आता है, ये ऑप्शन। लास्ट MCQ है, if an object moved the distance d along a line while a constant force F is acting on it, then the work done by the force is, work done का फॉर्मूला बेसिकली आपने बताना है, that is F × d, F.t या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्विज था आज का, क्विज नंबर 4। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल सिंपल से, एक तो थ्योरी काफ़ी ज़्यादा थी इसके अंदर, ठीक है, फिज़िक्स से रिलेटेड, उसके अलावा कुछ फार्मूलाज आपने याद करने हैं, एंड कुछ थोड़े बहुत सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस थे, तो वो आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है जी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।